बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसमें हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दोनों को बराबर पे रख के उसको जरा हम कंपेयर करते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब जो है वो आपके सामने बनाती हूँ। उसमें हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं ताकि पॉइंट्स जो है वो हमारे लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है। इसको जरा ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए और ये याद करना जो है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब सी है और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो हमारे पास डी है। अब हमने क्या किया, इन चारों में जो है सोल्यूशन जो है वो रख लिए हैं, डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम कि इसमें ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब्स में हम रेड लिटमस जो है वो डिप करते हैं। ओके, और नेक्स्ट दोनों जो हैं उनमें हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस जो है उसको डिप कर लेते हैं। अब होता क्या है, अब अभी देखते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, ओके, टेस्ट ट्यूब सी, टेस्ट ट्यूब डी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, इसमें नो चेंज। अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, रेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। ओके, इसी तरह टेस्ट ट्यूब सी जो है उसमें क्या है, नो चेंज। ठीक, टेस्ट ट्यूब डी जो है उसमें कलर जो है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अब 2 चीजें हमारे सामने आई, एक तो ये है कि चेंज नहीं आती, दूसरा ये आया कि चेंज आती है। ओके, 2 पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हुए कि एक तो ये कि दोनों जो हमने इंडिकेटर यूज किए हैं लिटमस, उसको यूज करने पर 2 टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं आई। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि नो चेंज, यानी ये केमिकल जो है जो भी है वो सेम है या डिफरेंट है, वो न्यूट्रल इन नेचर है। ओके, और दूसरा जो चेंज आई है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया कि चेंज आई है। अब चेंज किस तरह से आई है, 2 टाइप की चेंज है। एक में क्या है, ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, और दूसरे में क्या है, जो रेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। पॉइंट क्लियर। अब इसको हमने याद कैसे करना है, इसको याद करने का आसान तरीका जो है, ऐसे केमिकल्स जिसमें रेड लिटमस यूज करने पर ब्लू हो जाए वो बेस है। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, इजी हो गया। और दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, यानी ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। ओके, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हम अगर ये वाला याद कर लेते हैं ना जो आपने बताया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। कुछ ने मुझे खुद से टिप दी, उन्होंने कहा कि ये देखें कि मैम ये अगर इसके एंड पे डी आता है तो इसके एंड पे भी डी आता है, जैसे इसकी स्टार्ट में जो है वो डी आता है। ये भी ठीक है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एसिड क्या है जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होते हैं, और बेसिस क्या है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें दूसरी चीज इसको माइंड में रखें। एक तो ये है कि इसका ब्लू है, दूसरा जो है वो बिटर इन टेस्ट है, यानी कड़वे होते हैं, और ये जो होते हैं सोर इन टेस्ट है, यानी खट्टे होते हैं। अब इसमें 3 ब्लू है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बिटर। इजी हो गया पॉइंट, अब तो याद रह जाएगा ना। इसकी मैं एक मिसाल आपकी दूंगी क्लास के लिए कि जब न्यू बच्चे आते हैं आपकी क्लास में,
या जो पुरानी क्लास उसको जज कर रही होती है, या नया बच्चा जो है वो अपनी क्लास को जज करता है। समटाइम्स होता है कि वो मतलब इस एज में आप लोग खुद से तो नहीं, इंटेंशनली तो ऐसा नहीं करते, समटाइम ऐसा होता है कि रिएक्शन किसी चीज का, मतलब सीट पे बैठने से, फ्रेंडशिप करने से, एक किसी बच्चे के अंदर बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सा बिहेव होगा कि उसके साथ अच्छा सा सलूक करेगा, उसका दिल लग जाएगा क्लास में। या वो न्यू स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो खुद से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। वो न्यूट्रल नेचर, हर एक के साथ उसकी अच्छी सलाम दुआ, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ये है वो। और कई जो नया बच्चा आता है वो इतना शार्प, मतलब ओवर क्लेवर समटाइम होता है कि वो ना टीचर की सुनता है ना उसकी किसी, मतलब अच्छे बच्चों से भी वो मतलब करने की कोशिश करता है कि मैं आगे निकलूं, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है, ठीक है ना। और कई बड़ा झगड़ालू किस्म का होता है। ये नेचर होती है जो हमें पता चलता है, जिससे हमें कि वो मतलब किस पर्सनैलिटी का वो बंदा या बंदी है कि हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। लाइक दिस केमिकल्स में भी जब हम ऐसे देखते हैं तो हमने उनको क्या करना होता है, हमने फौरन से उनको टेस्ट नहीं करना। आते ही हमने उस बच्चे को या उस बच्चे ने आपके साथ फौरन से दोस्ती नहीं करनी, वो थोड़ा सा आपके साथ एक रिलेशन बनाएगा। आई समझ। हम क्या करेंगे, हम ना एसिड को फौरन से चखेंगे ना बेस को फौरन से चखेंगे। हम उन चीजों को इनडायरेक्टली चेक करेंगे जो हमें पता है कि इसके अंदर एसिडिक इन नेचर है और ये हमें पता है बेसिक इन नेचर है। तो हम उनके चखने से और उनको कंपेयर करने से हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑल बेसिस एंड ऑल एसिड जो है वो किस नेचर के होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है। डायरेक्टली तो हम इसको नहीं चख सकते, या हम जितने भी लैब्स में यूज कर रहे हैं एसिड बेसिस उनको हम नहीं चख सकते। लेकिन जो हम जो एसिड्स फ्रूट्स में या डिफरेंट जो केमिकल्स जो हमारे पास नेचुरली चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास है सिट्रिक फैमिली के, सिट्रस फैमिली के जितने भी ये फ्रूट आ जाते हैं, जिसमें लेमन आ जाता है, ऑरेंज वगैरह आ जाते हैं, इनको चखने से हमें पता चला कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही पता चला ये एसिडिक इन नेचर है। और फिर हमने इसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि ये सोर होती है। इसी तरह बेसिस जो है उसका भी इसी तरह पता चला कि वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये कि हम फौरन से किसी चीज को, केमिकल को, स्पेशली जब लैब में जाते हैं, तो मैं बार बार आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोगों ने काइंडली अवॉइड करें किसी भी चीज को फौरन से टच करने से, फौरन से चखने में, मुंह के पास तक ले जाने से आप लोग जो है ना उसको जरा एहतियात किया करें। वह है मेरी क्लास में ऐसे बच्चे जी, मुझे अब नजर आ रहे हैं ना आपके फेसेस कि जो ये ऐसी हरकतें करते हैं और एज ए रिजल्ट नुकसान भी होता है। तो ये मेरे पॉइंट माइंड में था तो मैंने इसलिए ये क्लियर किया। तो नंबर 1 एसिड क्या है, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में, और ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। एक पॉइंट। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ये आप लोगों ने जो मुझे कहा कि डी रेड के भी एंड पे आता है और एसिड के एंड पे भी आता है, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है, फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लेना, एक स्टाइल बना लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा, नंबर 2, ये टेस्ट का कैसा होता है, ये सोर इन टेस्ट होते हैं, और नंबर 2 ये क्या है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ओके। अच्छा, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में और ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये एसिड्स जो हैं तमाम के तमाम कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो कोरेसिव है, कोरेजन करते हैं। जो यस ऑफ कोर्स आपने मेटल्स की कोरेजन पढ़ी थी ना, कोरोड, जंग लग जाता है, चीज तबाही मच जाती है, ठीक है, वेरी नाइस। तो नंबर 3 ये क्या है, ये कोरेसिव होते हैं, ठीक है ना। ये कोरेसिव होते हैं यानी ये डैमेज कर देते हैं, किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ये इनका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो गाढ़ा सा सोल्यूशन होगा वो तबाही मचा देता है, उसको नहीं छूना चाहिए। ये जलन दूसरा डाइल्यूट भी करेगा लेकिन उससे कम करेगा। अच्छा जी,
ऑल द बेसिस जो हैं ठीक नॉन कोरेसिव होते हैं। ये तमाम कोरेसिव होते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक, ये जो है बहुत ज्यादा कोरेसिव, बाकी नॉन कोरेसिव है, लेकिन ये इनकी कंसंट्रेशन फॉर्म जो है टू मच नुकसानदेह। तो काइंडली अपने ग्लव्स अपना ओवरऑल पहने बगैर आप लैब में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। देयर एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट अभी जो आपने मुझे कहा था। देखिए एसिड का जो है नंबर 4 कि जो एसिडिक मीडियम होता है वो अच्छा आयोनाइज करने के में हेल्पफुल होता है, आयंस बनाने में, ठीक है। और उस जब आयोनाइजेशन होती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फ्लो जो है वो बेहतर होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं इंक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है। तो इसी तरह जो बेसिस हैं वो आम जनरल फॉर्म में वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन दोनों जो हैं वो एक्वस मीडियम में, कब एक्वस मीडियम में ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, हम इसके चारों पॉइंट्स एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एसिड जो है वो रेड को ब्लू को रेड में कर देते हैं और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। टेस्ट बिटर है, बेस बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ये इसको याद करने का एक पैटर्न हमारे पास आ गया। एसिड को याद करने के अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन के हम क्या करेंगे, एसिड को याद करने के लिए रेड का डी और एसिड का डी दोनों सेम सेम करके एंडिंग डी पे होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो याद करना आसान हो जाता है। तो सोर इन टेस्ट होते हैं और जाहिर उधर अपने बिटर किया तो ये सोर याद करना इजी हो जाएगा। कोरेसिव है दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में, स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑल कोरेसिव है। डाइल्यूट फॉर्म में जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेटेड फॉर्म, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में एज कम्पेयर टू द अदर्स बाकी नॉन कोरेसिव है और ये जो है वो कोरेसिव है। एक्वस सॉल्यूशन दोनों सूटों में चाहे वो एसिडिक है चाहे वो बेसिक है तो वो क्या होंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करती है। ओके, अब हम करते हैं इसके जनरल सोर्सेज, वो आप लोग मुझे खुद बताएंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। 2-3 फॉर्मूले आप मुझे बोलेंगे तो वो मैं जरा यहाँ नोट डाउन करती हूँ, वो आपने मुझे बताते जाना है, ठीक है। एम्ब्रेस करें जरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम ऐसा करते हैं कि जो रेड है एसिड है उनको हम रेड से लिख लेते हैं, ये जरा हम एक दफा रिवाइज कर लें ताकि केमिकल इक्वेशंस करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल्दी से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी बचे, HCl, वेरी नाइस। नाइट्रिक एसिड, शाबाश, नाइट्रिक एसिड HNO3, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ जी ये तो आपको याद रहेगा, हाँ ये इसे आप लोग करते मुझे लैब में कर चुके हैं, गलत काम नहीं करते। चले जी, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, वेरी नाइस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, नाइस। आगे बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जी बच्चे, CaOH होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जी, AlOH होल थ्राइस, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा इनके जो फॉर्मूले जितने फॉर्मूले हमने किए हैं उसको हम जरा देख लें कि इनमें आयंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद हम इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए। अच्छा, जब एसिड को देखें जब हमने इसका फॉर्मूला लिखा HCl, हमेशा याद रखें, ये मैं केमिकल इक्वेशन से पहले आपको ये बात अंडरस्टैंड करवाने लगी हूँ, इसको जरा ध्यान और तवज्जो से इसको देखिएगा। एक जब हम किसी भी जो केमिकल होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मूले से करते हैं, वो फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम दो सिंबल्स यूज करते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव आयन की होती है और एक हमारे पास नेगेटिव आयन की होती है। पॉजिटिव को हमेशा हम इस साइड पे, यानी ये ऐसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आयन लिखा जाता है और लेफ्ट साइड पर जो है वो हमेशा राइट साइड पे हमेशा जो है वो नेगेटिव आयन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में इनके ऊपर इनकी वैलेंसी जो है उसको शो करेंगे। अगर तो सेम वैलेंसी है, एक पॉइंट सेम वैलेंसी और 1 +1 या -1 जो भी है वो हम नहीं लिखते। दोनों तरफ सेम है या 1 है तो उसको हम नोट डाउन नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसकी वैलेंसी, अब हम जो चार्जेस हैं इनके ऊपर उनको इग्नोर कर देंगे और इसका चार्ज इधर लिखेंगे और इसकी वैलेंसी इधर इस राइट इंतहाई नीचे इस साइड पे लिखी जाएगी और इसकी इंतहाई इस राइट पे इसकी लिखी जाएगी। देखें जरा, ये हमारे पास H है, ये Cl है। अब हमने इस पर +1 है, इस पर -1 है, इसको हमने इसके इधर कोने में लिखना है, इसको इसके इधर कोने में लिखना है, ये ज़हन में रखिएगा। जब हमने इसको लिखना है तो ये इसकी शक्ल कुछ ऐसी आएगी, ये मैं ब्लैक से प्रोमिनेंट कर रही हूँ, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, 1 ये 1 ये, चूंकि ये 1 है इसको नहीं लिखा जाता और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl। इसने आगे जाके रीअरेंज होना है। अपने माइंड में रखिएगा इस बात कि लेफ्ट साइड पे हमने हमेशा जो है वो पॉजिटिव रेडिकल को रखना है और राइट साइड पे हमने नेगेटिव को लिखना है। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, HNO3। इसके केस में ये देखें, यहां पर हमारे पास दोनों सिंगल रेडिकल वो आयंस थे, ठीक है। Cl एक 1 था और हाइड्रोजन भी 1 यानी कि डबल, ये रेडिकल नहीं था, यानी कि डबल जो एटम्स हैं उनसे ये नहीं बना हुआ, ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, यानी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 जो है इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पर +1 है, ठीक है, हमने साइड्स इसकी देखी। NO3 ऑन द होल पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, पूरे पे चार्ज -1 है। इसको देखें जरा, H प्लस और NO3, H +1 और NO3 पूरे पे -1 है। अब चूंकि दोनों पर सेम चार्ज है इसको इसलिए नहीं लिखा जाता और हम फाइनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, HNO3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट है H2SO4। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास SO4 एक रेडिकल है और ये हमारे पास सिंगल है। इसकी पार्टीशन करें जरा, उसके बाद देखिए, H+1 SO4 -2, ये गौर कर ले जरा, SO4 क्या है, -2 है। अब हमने क्या किया, जब इसको रिप्रेजेंट किया SO4 ऑन द होल पे -2 है। अब ये जो -2 है इसका, मैं इसको जरा खुला करके लिख देती हूँ, ये जो H+1 SO4 -2, अब इसको देखिए HSO4। अब SO4 का जो -2 है
ये जब हम इसके इस कोने में लेकर आएंगे तो यहाँ पर जाके ये 2 हो गया। अब इसका जो +1 था वो जब हम इधर लेकर आएंगे, हम फिर क्या करेंगे, ऑन द होल पूरी ब्रैकेट, और ये 1 जो है उसको नहीं लिखा जाता, चाहे वो एक तरफ वाली साइड पे हो चाहे ऑन द होल पूरे फॉर्मूले में हो, उसको नहीं लिखा जाता। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2SO4। थर्ड फॉर्मूला जो है वो हमारे पास H3PO4 है। इसको देखें, हाइड्रोजन पर चार्ज जो होता है +1 होता है, PO4 ऑन द होल इस पर कितना होता है, -3। अब देखें जरा, HPO4, अब इसका जो 3 है वो इधर आएगा और इसका जो +1 है उसको नहीं लिखा जाता, और फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, H3PO4। ये इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहा जाता है, जिससे हम फॉर्मूले जो हैं उनको लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ आई कि हमने चार्जेस कैसे नोट किए हुए, इसको किस तरह से लिखा है, तो अब हमें केमिकल इक्वेशन जो है वो समझ में आई। अदरवाइज आप केमिकल इक्वेशन को जितना भी याद कर लें, जितना भी रट्टा लगा लें, आपको कभी भी बच्चे याद नहीं होगी। पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये हमारी सारी अरेंजमेंट किस चीज की है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। मैं सिंपल आयन का वर्ड यूज कर रही हूँ, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वैलेंसीज पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हम उसके ऊपर चार्ज शो करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की दूसरे एटम के साथ, वो कितनी कैपेसिटी के साथ उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब इसी तरह हम बेसिस का केस देख लेते हैं। बेसिस के केस में फॉर्मूला भी हमने यूं ही लिखना है। इसमें हमारी जनरल पहचान जो है वो हाइड्रोजन से है, उसमें हमारे पास जनरल पहचान जो है वो हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन से है। तो अब इधर हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये देखिए, सोडियम एक अलग है, मेटल है, OH जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर बना है, लेकिन ऑन द होल ये क्या है, इस पूरे के ऊपर -1 है, और सोडियम सिंपल एक मेटल के जो है उसका चार्ज जो है एटम जो है उस पर हमारे पास क्या है, +1 है। चूंकि दोनों पर सेम चार्ज है, एट द एंड हम जब इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो हम NaOH लिखेंगे, इसमें हम नहीं शो करते। लाइक दिस, जब हम KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं तब हम क्या करते हैं, पोटाशियम और OH, इसमें भी वही है, क्योंकि इस पूरे पर -1 है, इस पूरे पर -1 है, इस पूरे पे जो है +1 है, इसके ऊपर जो है वो +1 है। अब फर्क कहाँ पर आएगा, वही बात जो हमने अभी एसिड्स में देखी, CaOH होल ट्वाइस। अब हमें ये याद रखना होगा, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है, OH पे कितना होता है, -1 होता है। लाइक दैट, जो मैंने अभी आपसे बात की, उसी तरह हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, OH का माइनस जो है, प्लस और माइनस को इग्नोर करते हुए इसका 1 जो है इंतहाई राइट पे हम इधर लिख देंगे, और OH जो है उसके इर्द गिर्द जो है, चूंकि ये एक रेडिकल है, ये O और H दोनों से मिलकर बना है, तो इसके ऊपर ऑन द होल -1 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके गिर्द ब्रैकेट OH को ब्रैकेट में बंद करके यहाँ एक छोटा सा 2 लिख देंगे और A1 नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। इसी तरह एल्यूमिनियम OH3, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम पे +3 और OH पे जो होता है -1 होता है। जब आगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, AlOH, OH के जो माइनस था उसको हमने इधर 1 था उसको इधर लिख दिया, और 3 जो था उसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, 1 को नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, AlOH होल फ्रेंड्स। अब हम करते हैं इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद मेटल, ठीक। मैंने अभी एग्जांपल क्या दी थी आपको, वो उसको माइंड में रखें। ये फलां चीज फलां के साथ मिलेगी, फलां काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन हमारे माइंड में है, ठीक है ना। अब हमने उसका रिजल्ट अपने माइंड में रखना है कि उस रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन के एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बनती है। तो हमेशा याद रखें कि जब कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है
उसमें एक चीज तो बननी है हाइड्रोजन। ओके, अच्छा ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये जो इवॉल्व होती है गैस है। अगर आप गैस इस तरह से नहीं इसको लिखते, आप ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं, इट मींस कि आप गैस को शो कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा जी, अब बाकी क्या बचा? साल्ट बनेगा। किस किस का? ये हमारे पास टूट गया, हाइड्रोजन जो थी, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी शक्ल कुछ ऐसी आएगी, H+-2। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, आयंस है, ये इधर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे पास इस शक्ल में आ गई। अब ये Zn जो है इसने SO4 के साथ मिलना है। हमें पता होना चाहिए कि ये किस शक्ल में मिलेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा कि जब 2 जिंक यानी इसके ऊपर +2 हो और ये -2, ये कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्या है, ZnSO4 बनेगा। या आपके माइंड में इसकी वैलेंसी आप याद कर लें, और जब आप इसका साल्ट तो जिंक सल्फेट बन गया, तो ये जब जिंक सल्फेट बनता है तो आपके माइंड में उसका चार्ज होना चाहिए ताकि आप उसका फॉर्मूला सही लिख सकें। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम प्लस HCl। अब इसके देखें ज़रा, इसके 2 पार्ट करें ज़रा, हमारे पास क्या बन गया, H+Cl नेगेटिव। अब इसने तो हाइड्रोजन इवॉल्व कर दी, ठीक, एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन, यानी इस पर अगर प्लस, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, और Cl पे कितना होता है, -1। तो हम इससे बनने वाले साल्ट को कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो हमारे पास क्या आ गया, AlCl3। ये तो हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब हमने इसको करना है बैलेंस। ठीक, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इधर अगर हम हाइड्रोजन 2 लिखते हैं तो लेकिन क्लोरीन की कितने हैं, 3। हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, ये इजी हो जाता है। ऐसे जब बच्चे करते हैं, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, हाइड्रोजन जो है 1 है, क्लोराइड जो है वो 1 है, इधर कितना है, एल्यूमिनियम तो 1 है, क्लियर। इधर कितनी है क्लोरीन, हाइड्रोजन बीच में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कितनी है 2, और क्लोरीन कितनी है हमारे पास 3। अब ये 3 और 2 इसको बैलेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा है। हम क्या करें, अगर एल्यूमिनियम तो 1 है, हमारे माइंड में ये पूरी हो रही है। अब हम इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ज़रा, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम के कितने हो गए हमारे पास, इधर 2, तो हम इधर भी एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तो बराबर हो गए। अब इसको हमने जब किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, ये क्लोरीन के कितने, क्लोराइड आयन कितने हो गए हमारे पास 6, इधर क्लोरीन के पूरे करने हमने 6 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 6 लिख देंगे, ये भी पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन, अब रह गई हमारे पास हाइड्रोजन, इधर भी ये 6 हो गए। हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों बैलेंस। क्लियर। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। किसके साथ है रिएक्शन, किसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ रहे हैं विद कार्बोनेट्स। ये वाली चीज ये आनी चाहिए किसी भी केमिकल में, कार्बोनेट CO3-2 ये मौजूद हो, कार्बोनेट इसे कहते हैं, ठीक है, ये मौजूद हो, या बाइकार्बोनेट HCO3-1 बाइकार्बोनेट HCO3-1 मौजूद हो, जिसको हम इसकी मौजूदगी में क्या होगा, जब ऐसा केमिकल जिसमें ये मौजूद हो या ये यानी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद हो, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नंबर 1, इसमें 2 चीजें तो पैदा होंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड
नंबर 2 इसमें वाटर बनेगा। ये प्रोडक्ट में ये दो चीज़ें लाजमन बनेगी, कंपल्सरी है। तीसरा, इसके अंदर जो भी वो मेटेलिक हमारे पास वो क्या उसे कहते हैं केमिकल है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो जो है उसका मुतलका साल्ट जो है वो हमारे पास वजूद में आ जाएगा। तीसरी चीज क्या बनेगी इसमें, उसका साल्ट बनेगा। क्लियर? अब देखें बेटा, CaCO3 प्लस हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ जब रिएक्ट किया, अब दोनों के दो दो पोर्शन है हमारे पास, ऐसे रहने दें, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। इसका क्या है, अब ये देखिए रीअरेंजमेंट होगी आयंस की। ये क्या है, प्लस, इधर नीचे लिख लेते हैं Ca प्लस CO3 माइनस, इस पे चार्ज कितना होता है +2, इस पे कितना होता है -2। दूसरा H +1 Cl -1। अब पहले ही तो इस तरह से मिले हुए थे, अब ये क्या करेगा, ये इसमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी CO2, और ये एक ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ मिल जाएगी, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये मिलके क्या बना देंगी, वाटर, और ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, CaCl2। इस पे चार्ज +2 होता है, इस पे -1 होता है, ये मिलेगा तो CaCl2 बन जाएगा। ये देखिए जरा, पहले तो हम इसका साल्ट बना लेते हैं, ये क्लियर है हमारे पास। प्लस मैंने अभी आपसे कहा इसमें वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एरो ऊपर की तरफ इसका एरो हेड बना देंगे। वाटर जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा, ये हमारे पास जो है वो एक्वस होगा, और ये हमारे पास गैस होगी। ये दोनों जो है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ओके। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए CaCO3, अब कैल्शियम इधर लिख लेते हैं, कैल्शियम का 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के कितने हैं इसमें हमारे पास, इधर 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितनी है, 3 है। अच्छा, एक और मैं अभी बात आपको बताती हूँ, देखें ज़रा, यहाँ पर कैल्शियम के कितने हैं हमारे पास, 1 है, क्लोरीन के कितने हैं यहाँ पर, 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, हाइड्रोजन हमने यहाँ कितनी लिखी है, 1 है, ठीक है। और इधर कितनी है हमारे पास, Cl कितने हैं हमारे पास, 2 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 3 है। क्लियर? कैल्शियम, Cl और कार्बन कितनी है हमारे पास, 1 है, ओके। अब हमें पूरा क्या करना है इसमें से, Cl को पूरा करना है और हाइड्रोजन पूरा करना है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, Cl 1 है, ये हमने पूरी करनी है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। अब रह क्या गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया है Cl और हाइड्रोजन, ये दोनों रह गए ना जो हमने कंप्लीट करने, इनकी जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो इनके पूरे करने हैं। Cl के 2 पूरा करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जरा, Cl के 2 इधर पूरे हो गए, इधर भी कितने हो गए, Cl के 2 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी होगी हाइड्रोजन, इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं नहीं करूंगी, नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने सारा समराइज करना है, आपने एक एक चीज जो है वो मुझे बतानी है खुद से, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा, ये हमेशा याद रखें, ये वेरी नाइस, भाई आपको तो याद है, वेरी गुड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को, एसिड बेस रिएक्शन को हैंड रेज करें, न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड, बहुत 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 जबरदस्त, शाबाश, न्यूट्रलाइजेशन।
अच्छा जी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आती है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा होगा क्वेश्चन साल्ट फॉर्मेशन, आपने बतानी है एसिड बेस रिएक्शन से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और आपने इसमें से कोई सी भी इक्वेशन जो आपको अच्छे से याद हो आप वो लिखेंगे। इक्वेशन लिखना लाजमी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे मार्क्स वाला बने, और इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, ठीक। अच्छा जी, एसिड बेस रिएक्शन ये न्यूट्रलाइजेशन है, इसको एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आज क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसमें हेल्प जो है मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, NaOH प्लस HCl एक्वस मीडियम है हमारे पास, ठीक। हाँ जी, हमेशा याद रखें न्यूट्रलाइजेशन में वाटर और साल्ट बनता है, दो चीजें बनेगी इसमें। क्या बनेगा? वाटर H2O प्लस साल्ट, वो जो भी मेटल होगी उसका साल्ट बनेगा। अब ये देखिए, सोडियम +1 OH माइनस H प्लस Cl माइनस। अब पहले ये इस तरह से अरेंज थे, अब रीअरेंज हो गए, क्या होंगे? ये सोडियम Cl के साथ मिल गया और ये आपस में मिल गए, वाटर बन गया। सिंपल इक्वेशन, NaCl प्लस वाटर। और ये अच्छा, ये अगर पेपर में ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको टेस्ट में दिया था कि सोडियम, अब मैंने 3 तरह दिया और बच्चों ने मेजॉरिटी का ये गलत था, आपको समझ नहीं आई बात की, और लेकिन जिन बच्चों का ठीक था वेल डन, ठीक है। ये आता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, लिखें, ठीक है, टेबल सॉल्ट का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है या टेबल सॉल्ट है, ठीक, दोनों जो है वो सेम चीज है। मेरी बात समझ आ रही है? जिसे हम कहते हैं आम खाने का नमक, जो रोज आप इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, आम खाने का नमक, तो उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। ये बॉन्डिंग में भी मैंने आपको बताया था, कौन सी बॉन्डिंग में? आयनिक बॉन्डिंग में। वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2SO4, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा? अब पोटाशियम +1 OH -1 हाइड्रोजन +1 SO4 -2। अब इसको माइंड में रखें, एक तो सॉल्ट बनना है, दूसरा वाटर बनना है। ये तो इसके साथ मिल गया, वाटर बन गया, क्लियर। ये इसके साथ किस तरह से मिलेगा? इनकी वैलेंसीज जो है उनको माइंड में रखें। पोटाशियम पे जो चार्ज है वो SO4 के साथ जाएगा, और SO4 का जो है पोटाशियम के साथ जाएगा, ये आ जाएगा K2SO4। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितनी है? 2, ठीक है। इधर कितनी है? 2। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 1। ये इधर 1। ये सल्फेट है पूरा, हम सल्फेट ही कंसीडर करेंगे इसको। यहां पर सल्फेट कितना है? ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? यहां पर 1, सॉरी H2SO4 था ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये हमारे पास, ये 3 है। अब जब हम इसको रीअरेंज किया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। इसमें हमने क्या करना है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, ठीक है, सल्फेट जो है वो भी पूरा है। अब हमने हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। हम हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? 3, और पोटाशियम कितनी है? 2। अगर हम इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे आ जाएगी, 2KOH प्लस H2SO4 वाटर बन गया, प्लस K2SO4। अब इसमें बैलेंस करते हैं।
हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, कितनी होगी 4। पोटाशियम 2 है, पोटाशियम 2 है, पूरा हो गया। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, पूरा हो गया। गुड। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अब देखें ज़रा, हाइड्रोजन भी पूरी होगी। अब रहेगी ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन पूरी होगी, हाइड्रोजन रहेगी। 2 2 4, 2 ये है, 2 2 है, 2 + 2 कितनी होगी 4। क्लियर। अच्छा जी, अब हमने एक ऐसा केमिकल जो एसिडिक इन नेचर है, वो जब बेसिक इन नेचर है, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है उससे भी साल्ट बनता है, अगरचे उसमें जो हमारे पास OH नहीं है। वो बेसिक ऑक्साइड हो या वो OH के साथ बेस हो, दोनों सूरतों में वो साल्ट बनाएगा एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CuO + H2SO4। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ये देखें, Cu + 2, ऑक्सीजन -2, ऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन +1, ठीक है, SO4, ये जो है ये 2 है हाइड्रोजन। आइन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे, SO4 -2 में पिछली रिएक्शन में आपको यूँ बताना भूल गई होती, मेरा ख्याल रह गया है। अच्छा जी, अब ये Cu2 जो है ये रीअरेंज होगा, ये हाइड्रोजन और ये आपस में मिलकर ये तो वाटर बना ही देंगे, ये कॉपर सल्फेट बनेगा, ये CuSO4। इसका चार्ज +2 है, इस पे -2 है, दोनों जो है वो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या बन गया, वाटर। अब हमने इसमें पूरे करने हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा देखें, ये इक्वेशन ऐसे आ गई हमारे पास। अब हम इसको पूरा करेंगे, इसके जितने भी एटम्स हैं। कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, सल्फेट पूरा आयन जो है वो हमारे पास 1 है। इधर क्या है, कॉपर 1, सल्फेट पूरा आयन जो है, ऑक्सीजन बड़ी लिखेंगे, सल्फेट पूरा आयन जो है वो 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 1। देखिए जरा ऐसे ही है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जी। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारा है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ या बाइसल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है, इस पे चार्ज होता है SO3 -2, ठीक है, और HSO3 -1। ये सल्फाइड बाइसल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड बाइसल्फाइड। SO4 सल्फेट, ठीक, बाइसल्फेट, ये क्या है, बाइसल्फेट। अब हम इस किसी भी ऐसा साल्ट जिसमें सल्फाइड या बाइसल्फाइड मौजूद हो, तो वो जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें हमेशा याद रखें, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन बड़ा लिखना है, और दूसरा वाटर बनेगा। किस सूरत में, सल्फाइड या बाइसल्फाइड की सूरत में। तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट से एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। देखें, CaSO3 + HCl। अब अगर हम इसके आइंस फॉर्मेशन में इसको ज़रा लिखें, ज़रा Ca + 2 SO3 -2 + H + Cl-, ये देखिए ज़रा। अब एक तो इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले कहा था कि हमें हर इक्वेशन का रिएक्शन पता होना चाहिए कि एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ आएगी। उसकी मैंने आपको एग्जांपल
भी दी थी और ये हर घर की एग्जांपल है, ठीक है ना। एक तो ये है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस हमारे पास वाटर बनेगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा। तीसरी चीज जो हमारे पास बनेगी वो सॉल्ट है। बचा क्या? कैल्शियम और Cl, ये मिलेंगे, ये अपने चार्जेस के हिसाब से यूं मिलेंगे, फॉर्मूला हमारे पास इस शक्ल में। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को। देखिए जरा, कैल्शियम के इधर ये तो चार्ज है ना, नंबर ऑफ एटम्स चेक करें। कैल्शियम 1, सल्फेट पूरा जो है वो हमारे पास 1, हाइड्रोजन 1, Cl ये हमारे पास क्या है 1। इधर कैल्शियम 1, Cl 2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हमारे पास क्या है 1 है, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 2 + 1 3 है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 2 है। इसको भी हम जरा लिख लेते हैं। सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 3 है। अब देखिए जरा, कैल्शियम भी पूरा है, सल्फर भी 1 है। यहां पर अब फर्क है, ऑक्सीजन कितनी है 3 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और Cl को बैलेंस करना है, ये चीज है। इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर 2 2 है, इधर 1 1 है, सिंपल हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक। अब दूसरी एग्जांपल है सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 + HCl। एक चीज जो हमने बनानी ही है इस केमिकल रिएक्शन में, जो बनती है वो हमने लिखनी ही है, वो है SO2 + वाटर, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्ट बनेगा किसका? अब ये इतना जो है इस पर क्या है माइनस, इस पे क्या है +1, इस पे माइनस है, इस पे क्या है +1। अब ये सोडियम जो है इधर जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो गया। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखें जरा, सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक है, क्लियर। हाइड्रोजन 1 और 1 ये 2 है, और इधर भी 2 है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है। ऑक्सीजन 3 है, तो ये ऑक्सीजन 2 + 1 कितनी होगी 3, क्लियर। अब है लास्ट केमिकल रिएक्शन जो एसिड का किसके साथ है, सल्फाइड्स के साथ। किसके साथ है? सल्फाइड, FeS, आयरन सल्फाइड, जो S-2 के साथ, जो हम आयन को लिखेंगे S-2 सल्फाइड आयन, ये किसी भी मेटल के साथ हो और वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगी, और प्लस जो वो साल्ट है वो बनेगा, क्लियर। देखें जरा, FeS + H2SO4, इनके आयंस देखें। अच्छा, अब ये आपने मुझे बताना है कि ये हमारा ये फेरस है या फेरिक है। आयरन सल्फाइड है ना ये नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे ये बताना है ये फेरस सल्फाइड है या फेरिक सल्फाइड है। फेरस और फेरिक में ये सी और के की वॉइस जो है, सीन और काफ की वॉइस में क्या फर्क है। आयरन सल्फाइड फिलहाल मैं पढ़ूंगी, ये अब आपकी असाइनमेंट है, आप नेक्स्ट में मुझे बताएंगे। यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है, इस पे -2 है, इस पे +2 है। हाइड्रोजन जो है इस पे +1 है और पूरे सल्फेट पे -2 है। अब इसमें एक चीज जो बननी है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और प्लस साल्ट बनना है, वो हमने अब देखना है कौन सा बनता है। H2S तो हमने निकाल लिया इसमें से, ठीक। दूसरी चीज हमारे पास क्या बनेगी, आयरन जो है इसके साथ मिलके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो देखें बेटा, Fe
एक है, यहाँ एक है, सल्फर एक है यहाँ पे, तो यहाँ पर सल्फर के कितने एटम है, एक है और एक है, ये कितने हो गए 1 + 1 2, इधर कितने हो गए 1 + 1 2, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2। क्लियर। आज हमने क्या किया है, हमने इसको जरा समराइज कर लेते हैं एक दफा। हमने एसिड और बेसिस की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं, और ओनली हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी की हैं, हमने एसिड्स की हैं। हम इसको याद एक दफ़ा इसको समराइज करते हैं एसिड और बेसिस की। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि एसिड जो है हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है और ये बेस है केमिकल। एसिड जो है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एक पॉइंट। नंबर 2, इनका टेस्ट जो है वो बिटर इन टेस्ट होता है। याद करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ठीक है। और रेड के लिए आप लोगों ने मुझे ये कहा था कि एसिड के एंड पे डी ख़त्म होता है, तो रेड जो है उसका एंडिंग भी डी है, तो इसलिए ये हम याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसका टेस्ट बिटर है तो दूसरा याद करना इजी हो जाएगा, वो क्या है, सोर इन टेस्ट होते हैं। दोनों कोरेसिव होते हैं। कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऑल एसिड जो है वो ऑल एसिड कोरेसिव होते हैं, लेकिन कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH जो है वो कोरेसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, अदरवाइज ये नॉन कोरेसिव होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दोनों, कब, जब ये मोल्टर फॉर्म में होते हैं, या ये इसमें होंगे जिसमें एक्वस मीडियम में ये पाए जाएंगे। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 हमने क्या किया कि हमने कहा कि जब भी कोई भी एसिड जो है, नंबर 1 एसिड प्लस मेटल, ये जब भी रिएक्ट करेंगी, क्लियर कर दूं इसको, एसिड्स प्लस मेटल्स, इसमें जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, याद करने की चीज क्या है, हाइड्रोजन रिलीज होगी प्लस उसका मुतलका साल्ट बनेगा, जो भी हम मेटल केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेटल यूज कर रहे हैं उसका साल्ट बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब एसिड जो है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस जो भी होगा वो उसका साल्ट बनेगा। नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जब एसिड्स किसी बेस के साथ रिएक्ट करें या बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बनती है, वाटर बनेगा प्लस सॉल्ट बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। नंबर 4 प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, एसिड्स प्लस सल्फाइड, सल्फाइड पी वाला है ये, सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, बाइकार्बोनेट को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा प्लस सॉल्ट बनेगा। लास्ट हमने कहा सल्फाइड, डी वाला सल्फाइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो साल्ट बनता है प्लस उसके साथ क्या बनता है, H2S रिलीज होती है। मेटल के साथ हाइड्रोजन, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एसिड बेस के साथ वाटर एंड साल्ट, साल्ट 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 सब में बनेगा। सल्फाइड और बाइसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, और एसिड और सल्फाइड के नतीजे में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। ओके, ये हमेशा याद रखें बेटा। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप किसी की चीज को लेते हैं, आपसे घर में ग्लास टूटता है, आप पानी वाली बोतल भर के नहीं रखते, लेकिन आपके माइंड में उसका रिजल्ट, उसका प्रोडक्ट है कि रिएक्शन
आफ्टर इस काम के क्या होगा। इसी तरह जब आपने इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, आपके माइंड में उसके बाद में आने वाले रिजल्ट के बारे में पक्का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बननी है। साल्ट तो ऑटोमेटिकली आप अरेंज कर लेंगे, वो मैंने आपको अरेंजमेंट बता दी है। एट द एंड मैं आपको वो सारा शेयर कर देती हूँ, पूरी केमिकल इक्वेशंस। आप उसको दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, ध्यान से समझें और अच्छे तरीके से उसको लिख के याद करें। केमिकल इक्वेशंस जब तक आप बार बार उसके आइंस को लिख के नहीं करेंगे, आपको बेटा कभी भी याद नहीं रहेंगी। ये देखने में इस तरह से समझ आ जाती है, लेकिन जब आप उसको खुद से प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो आप उसको नहीं याद कर सकते। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि जब आप करेंगे तो आपको मुझसे भी ज़्यादा और अच्छे मेथड्स आपके माइंड में एक सेट होते जाएंगे और आप उस सेटलमेंट से जो है वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पेपर के लिए रेडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।